हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं रसायन विज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। अम्ल, एसिड और बेस चैप्टर से मैं राकेश रोशन आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इन 40 प्रश्नों के माध्यम से आप सभी को ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है कैसे बनाया जाएगा इंटर और मैट्रिक के एग्जाम में, उसके विषय में बताने का प्रयास करूँगा। पहला प्रश्न, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा किस में रहता है? पारा में रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो सर जी हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन से संयोग जो सोना होता है वह शुद्ध होता है, प्योर होता है, और यह ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो सर जी मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो विद्युत का सबसे सुचालक होता है वह चांदी एजी होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो सर जी यह जो बॉक्साइट है यह एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो उपधातु कौन है बउआ? तो सर जी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो Sb है इसको हम उपधातु कहते हैं, एंटीमनी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर Fe है, Cu है, निकेल है, ये सारे धातु धातु अयस्क है। जबकि यहाँ पर निकेल की बात करेंगे और Fe की, तो ये लौह ऑक्साइड, इसमें लोहा का गुण पाया जाता है। तो मेरा 5 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो जो प्योर सोना होता है सर जी वह 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। 24 कैरेट का होता है। हालांकि इस 24 कैरेट से आभूषण नहीं बनाया जाता है। यदि यहाँ पर प्रश्न पूछता कि सोना यानी आभूषण वाले सोना कितने कैरेट के होते हैं, तो वहां पर आंसर 22 कैरेट हो जाता। लेकिन यहाँ पर शुद्ध सोना, प्योर सोना की बात किया है, तो आप 24 कैरेट आंसर टिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पीतल है, पीतल क्या है? तो मैंने बताया था कि जो पीतल है अर्थात पिताजी, 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 जो पीतल है यह तांबा और जस्ता का मिश्रण है। क्या है? तो मिश्र धातु है यहाँ पर पीतल। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सर जी कि निम्नलिखित में से किस चाकू से काटा जा सकता है। तो सर जी हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो लिथियम होता है या पोटेशियम होता है उसको हम आसानी से चाकू से काट देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, अर्थात उसमें आयन पाया जाता है। तो यहाँ पर CH4 मीथेन, इसमें आयन नहीं पाया जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी NH3 है, इसमें भी नहीं पाया जाता है आयन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसे होगा? जैसे कैल्शियम हो गया और Cl हो गया, तो यहाँ पर -2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर जी कि निम्न में से कौन अधातु है? कौन अधातु है? तो अधातु का अर्थ क्या समझे? तो जिसकी जो संयोजकता होती है 1 2 3 रहता है वह धातु होता है, और 4 से ऊपर जिसकी संयोजकता रहता है वह अधातु रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कार्बन, कार्बन क्या है? अधातु है। जबकि यहाँ पर Fe है अर्थात लोहा है, एल्युमिनियम Al13 है, और Au है अर्थात, तो ये जो भी तत्व है ये सब धातु है। जबकि यहाँ पर कार्बन
अधातु है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में हम हाइड्रोजन से ऊपर जाते हैं तो अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों से एसिड से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सर जी कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातुओं के परमाणु बनाते हैं। तो धातुओं के परमाणु यहाँ पर उच्च विद्युत धनात्मकता का जिक्र किया गया तो ऑप्शन नंबर ए धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन परमाणु बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड, ऑक्साइड आ गया है किसका? धातु का। तो एक होता है धातु और एक अधातु। अ से अधातु और अ से अम्ल, अ से अधातु और अ से अम्ल, अर्थात अधातुओं की प्रकृति अम्लीय होती है जबकि धातुओं की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए सर जी किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को जब दूर किया जाता है तो यहाँ पर चुंबक शब्द का आ गया जिक्र। तो चुंबक को चुंबकीय पृथक्करण विधि से निकाल लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी कहता है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो जिसमें सल्फर के अयस्क पाए जाते हैं उसे सल्फाइड अयस्क कहा जाता है। और सल्फाइड अयस्कों को पीस पीस कर महीन चूर्ण बनाकर फेन उत्प्लावन विधि से हम क्या करते हैं? अयस्कों का सांद्रण करते हैं, निष्कर्षण कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और फेन उत्प्लावन में फेन झाग देने के लिए इसमें तारपीन का तेल मिलाया जाता है। किसका? तारपीन का तेल, तारपीन का तेल मिलाया जाता है। तारपीन कहिए, इसको चीर भी कहा जाता है, चीर का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन सा है। तो सर जी मैंने पिछले लेक्चर में एल्युमिनियम के अयस्क बताया था और वहीं पर एल्युमिनियम के मिश्र धातु का हमने जिक्र किया था कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो कॉपर का अयस्क कॉपर ग्लास से नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी सबसे लो कैटेगरी का होता है। क्यूपराइट भी सबसे लो कैटेगरी का होता है, इससे भी नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बच गया, कॉपर पाइराइट। किससे किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से किया जाता है क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किसी अधातु के परमाणु के बाहतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो अधातु, अधातु के बाहतम सेल में हमने बोला था कि यदि 1 2 3 है, यदि संयोजकता 1 2 3 है तो यह क्या है? धातु है। और 4 5 6 7 या 8 है तो इसको अधातु कहेंगे। और इसमें भी केवल 4 है कुछ तत्वों की संयोजकता तो उसको उपधातु कहा जाता है, अर्थात वह धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर जी अगला क्वेश्चन कहता है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। तो सल्फर साधारण जो होता है वह सल्फर के S8 के अणु के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी S8 के अणु के रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा सर जी कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। फास्फोरस कितना पर है? 15 पर है। तो फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है?
तो फास्फोरस का आणविक सूत्र सर जी हमने पिछले लेक्चर में भी बताया है और यहाँ पर बता रहा हूँ P4। P4 क्या होता है? फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो एक्वारेजिया जिसे अम्ल राज कहते हैं उसमें सोना घुल जाता है। और एक्वारेजिया का बात आ गया तो एक्वारेजिया HCl और HNO3 यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। जिसमें 3 है वहां से 3 बगल में आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा HCl के पास और यहाँ पर 1 छिपा है तो 1 यहाँ पर चल जाएगा। तो अम्ल राज जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का 3:1 के मिश्रण से बनता है जिसमें सोना आसानी से घुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सर जी कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो बउआ सर जी हमने आपको बताया था कि जो पारा होता है वह धातु होता है और हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह पारा धातु है और हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसका यूज हम लोग थर्मामीटर में करते हैं। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। कमरे का तापमान कितना होता है? तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान होता है। इस पर यह द्रव अवस्था में रहता है। कौन? ब्रोमीन सर जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सर जी हम सोल्जर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्जर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पर चांदी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो अभिक्रियाशीलता एक श्रेणी होता है जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? इसका ट्रिक होता है क्यों हगा आज आऊं पीटूं। यहाँ पर पीटी जोड़ दीजिए। तो क्यों सबसे ऊपर होता है CU, उसके बाद हगा HG होता है, तब होता है आज AG, तब आऊं AU, तब पीटूं। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? क्यों? कॉपर होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लगभग 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और मेरे चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर जी। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।